अच्छा, कुछ छोटे से दो रिलेशनशिप्स और रह गए थे तुम्हारे बीच में। देखो ये वाले तो करा दिए थे मैंने, कि ये तो मैंने उस दिन भी बता दिए थे कि आज न्यूमेरिकल में भी कराया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी होती है। ठीक है, ऐसे ही किसके लिए, फॉर एन एसिड। और अगर बेस है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी होती है। और अगर ना एसिड है ना बेस है, कोई भी है अगर कंपाउंड, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये उस दिन में कराया था। कुछ फॉर्मूलेज मैंने एक साथ लिखे हुए, तो चलो इसलिए इनको उन्हीं के साथ फिर से बता दूँ। और एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है और एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है। वो क्या होती है, देखो कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मतलब अगर हमें क्या है, एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, ठीक है बेटा, अब उसमें कुछ पानी डाल दिया कुछ, है ना, तो उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, चेंज होकर क्या बन जाएगी, V2 बन जाएगी। अब अगर V2 बन गई तो उस नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो वो हम इस फॉर्मूले में से निकाल सकते हैं कि भाई एक की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, हमें चेंज हुई वॉल्यूम पता है, तो अगली वॉल्यूम V2 हो जाएगी। तो उस वॉल्यूम के चेंज होने से जो नॉर्मेलिटी चेंज होकर आएगी दैट इज N2। तो ऐसे निकाल लेते हैं, ये होती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ऐसी पोलैरिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये पोलैरिटी इक्वेशन। अच्छा, एक मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर भी होता है कि वे मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, हमें दोनों की मोलैरिटी पता है, ठीक है, दोनों की वॉल्यूम्स पता है, दोनों को मिला दिया, तो जो मिक्सचर बनेगा उनका, मिक्सचर की नए की मोलैरिटी बदल जाएगी। तो उसको अगर मैं M3 कहूँ, M3 भी कह सकते हैं, या M मिक्सचर कहूँ, जैसे मिक्सचर की मोलैरिटी हम एक तरीके से कैसे निकालेंगे, तो दोनों की उन वैल्यूज को हम बेसिकली क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कि जो दोनों की है मोलैरिटी और वॉल्यूम, देखो इस तरीके से कि M1V1 प्लस M2V2 और अपॉन में V1 प्लस V2। जो पहला सॉल्यूशन था, मान लो उसकी मोलैरिटी थी 5 और उसकी वॉल्यूम थी मान लो 500 ml, तो पुट कर देंगे। ऐसे जो दूसरा सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी थी मान लो 8, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम थी मान लो 800, तो उनको पुट कर देंगे और यहाँ पर 500 प्लस 800 और जोड़ देंगे, तो ये जो मिक्सचर की मोलैरिटी निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही हम मिक्सचर की नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से टर्म्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द, मतलब एक पार्ट हमारा लेसन का खत्म हुआ है, दैट इज द मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटा उन सब की डेफिनेशंस, फॉर्मूले, यूनिट ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बेटा क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा प्लीज़ फ़ोन करके पूछ लेना। जितना मैं बता सकती हूँ फ़ोन से बता दूंगी, ज़्यादा दिक्कत है मैं वीडियो में दोबारा बता दूंगी, अगर वो ज़्यादा टाइम देखो नहीं लेता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसको ना निशान लगा के रखो। जब हम कभी मिलेंगे मेरे से पूछ लेना, मैं तुम्हें वहीं उस चीज़ को पहले उसको क्लियर करूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपना आराम से बेटा प्लीज़ ईमानदारी से सब जितना कर सकते हो करो, यही अभी करने का हमारे पास तरीका है। तो सब बेटा प्लीज़ देखना वीडियोस। सारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कुछ बच्चे तो देख ही नहीं रहे हैं, तो ये दिक्कत है बेटा कि मतलब फिर तुम्हारे पास तरीका नहीं रहेगा पूरी और पढ़ने का, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने एक पार्ट अपने यूनिट का कर लिया है, तो अगला पार्ट अब हम यूनिट का करने जा रहे हैं, तो वो है बेसिकली कि जो मतलब हम एक तरीके से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे। जैसे कि देखो, जो हमने शुरू में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखे थे कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में घोल दें या गैस को लिक्विड में घोल दें, सॉलिड को सॉलिड में घोल दें, तो ऐसे जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस थे, तो उनमें से हम कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से हम उसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कुछ जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने शुरू में पढ़े थे, उनको हम थोड़ी थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। सारी 9 की 9 टाइप्स की डिटेल नहीं देखेंगे, हम 3 टाइप्स की डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं जब हम किसी गैस को लिक्विड में घोलते हैं। ठीक है,
तो उसमें टेम्परेचर का और प्रेशर का कैसे इफेक्ट आ सकता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से या घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है। ऐसे ही प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में घोलते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी घुलनशीलता को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो ये थोड़ी सी टफ टर्म भी है, और अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आई है, तो इसलिए मतलब पर ये है कि देखो सिलेबस में है, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, तो इसलिए कोशिश करो समझने की। जिनको आ जाए अभी बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम कभी तो मिलेंगे तो जब समझ लेंगे, ठीक है। तो ट्राई करो समझने की, ठीक है बेटा। तो देखो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। बस इस पूरे टॉपिक में ना ये जितना भी ये सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक है, मतलब जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, सारा टॉपिक सब बहुत आसान है, थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत इजी है एकदम से। बस इसमें ये पहली टर्म ही थोड़ी सी टफ है। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। देखो इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अब जैसे ऐसे समझो कि भाई मान लो हीलियम गैस को मैं पानी में घोल रही हूँ, किसी लिक्विड में घोलना है, तो जिस लिक्विड में हम घोलेंगे, ठीक है बेटा, उसकी हम 1 cc अमाउंट लेंगे। कितनी लेंगे? 1 cc। cc अभी मैंने शुरू में भी बताया था, cc का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब होता है इसका? मतलब इन 1 cc ऑफ वाटर, सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है। बेसिकली हम जब किसी गैस को लिक्विड में घोलते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी घुलनशीलता को हम एक्सप्रेस करते हैं, हम बतलाते हैं, हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होती है वैल्यू असल में वो क्या होती है? वो ये होती है कि अगर 1 cc मेरे पास है लिक्विड, जैसे कि मान लो पानी, 1 cc खाली जरा सा, बस 1 ml बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है, ठीक है। तो 1 ml अगर मेरे पास है वाटर, ये कितना है? 1 ml cc एक ही बात है, ठीक है। 1 ml तो हमारा क्या है? एक तरीके से लिक्विड है, जिसमें कि हमें किसको घोलना है? गैस को घोलना है। गैस कौन सी ले रही हूँ मैं? हीलियम ले रही हूँ, ठीक है बेटा। 1 ml हम लेंगे लिक्विड का, और जो गैस हम इसमें पास करेंगे ना, वो पास करेंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm पर पास करेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को देखो हम एटमॉस्फेयर में भी नाप लेते हैं, mm में भी नाप लेते हैं, ये हमने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा। तो जो गैस हम पास कर रहे हैं वो कितने प्रेशर पे पास कर रहे हैं? 1 एटमॉस्फेरिक एट द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, मतलब जिस भी टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हम काम कर रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मेंशन होता है कि कितना टेम्परेचर हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके, तो घबराना नहीं है, जस्ट क्लियर करनी है कि टर्म क्या है, ठीक है। तो अब समझो ध्यान से, 1 cc लिक्विड में कितनी गैस घुल सकती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, ताकि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सैचुरेटेड समझते हो कि भाई अब और ज़्यादा नहीं घुल सकती, जैसे नमक को पानी में डालते जाओ, एक स्टेज आ जाएगी कि घुलना बंद हो जाएगा, मतलब संतृप्त हो गया, भर गया नमक से, अब और नहीं ले सकता, बस यहाँ तक चल गया पूरा, समझ रहे हो। तो 1 ml लिक्विड में किसी गैस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उस गैस की कितनी वॉल्यूम यूज होती है जब हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पास कर रहे हैं एट एनी एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। हीलियम गैस की भाई मान लो मैं कहूँ कि कोई V1 वॉल्यूम थी जो कि इसमें घुल गई, समझ में आई बात। अब हम उस V1 को V2 में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ध्यान करो, एक ये तुम्हें फॉर्मूला कराया था 11, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। टेम्परेचर यहाँ पर हमारा कौन सा है? ये वाला 20। प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक। V1 हमारा कितना है? जो भी यहाँ पर थी
जो भी वैल्यू थी मान लो, ठीक है ना बेटा, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आए बेटा बात समझ में? अब हमारा T2 तो 1 एटमॉस्फेरिक ही रहेगा, समझ लो बेटा। हमें इस गैस की वॉल्यूम निकालनी है कि वही वो कितनी घुली 1 ml ऑफ लिक्विड में, ताकि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर वो कितनी घुली, पर घुल के वो जितनी आई ना, वो जो उसकी वैल्यू होगी वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट नहीं है। उस वॉल्यूम को हमें एसटीपी कंडीशंस में चेंज करना है, मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो उस वॉल्यूम की जो वैल्यू एसटीपी कंडीशंस पर निकल कर आएगी, वो इस गैस की एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट वैल्यू कहलाएगी। कंफ्यूज हो गए थोड़ा? कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी, पहले हाँ देखिए। तो ये तो इतना, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। टेम्परेचर कितना, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 200, इसमें कितना हो जाएगा 293 केल्विन। अरे बेटा बात समझ में? अब ये V1 कुछ भी हो, अब कुछ भी हो सकता है, मतलब अब मैं ऐसे तो हम कोई भी वैल्यू, जैसे अब मैं कोई भी वैल्यू नहीं रख सकती क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ऐसे रखूँ और मैं वो आंसर यहाँ ना आए तो फिर ऐसे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। मतलब जितनी भी वॉल्यूम हीलियम गैस की यूज हुई थी, इस 1 सीसी पानी में, 1 सीसी पानी के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में, समझ में आ रही बात? मतलब 1 ml मैंने पानी लिया, उसमें हीलियम गैस घुली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पास करते हुए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो टेम्परेचर था। 1 ml पानी में जितनी हीलियम गैस घुल सकती थी हमने वो नाप ली कि इतनी घुली, अब इससे ज़्यादा नहीं घुल रही। वो जो वैल्यू हमारे पास हीलियम गैस की वॉल्यूम की आ चुकी है, अब उस वॉल्यूम को हमें एसटीपी कंडीशंस वाली वॉल्यूम में चेंज करना है इस फॉर्मूले से। तो ये जो V2 निकल कर आएगी वो भी हम सीसी में ही मेजर करेंगे। तो जो वैल्यू हीलियम गैस की एसटीपी कंडीशंस वाली निकल कर आएगी, किसी भी गैस की एसटीपी कंडीशंस वाली निकल कर आएगी इन सीसी, दैट इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ दैट गैस इन दैट लिक्विड। क्लियर? आई बेटा बात समझ में? अब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तो बता दूँ। ठीक है बेटा? तो ये हमारा क्या होता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, कि भाई कितनी वॉल्यूम किसी भी गैस की एसटीपी कंडीशंस में घुल सकती है किसी 1 सीसी ऑफ लिक्विड के अंदर एट द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो हमारी क्या होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाती है। ठीक है? तो ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और सिंपल, आगे सिंपल है हमारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में